जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोक्त अपने जारी एपिसोड के 13वें भाग में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, मेरा जो विषय है ये है विध्वंसक आज़ादी के बाद देश को क्या मिला, देश से राज्य को क्या मिला, राज्य से गांव और शहर को क्या मिला और अंत में समाज और एक परिवार को क्या मिला। इसका फायदा अंत में और या बोला जाए सबसे ज़्यादा किसको मिला। जैसा मैंने 12वें भाग में वामपंथ के बारे में और वामपंथ विचार के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसी सिलसिले को मैं 13वें भाग में आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप करते रहें ताकि ऐसी जानकारियाँ आप सभी को किसी न किसी दिन प्रेरित कर सके। ऐसा नहीं है कि आप इस विषय को नहीं जानते हों, लेकिन जिस दीमक के बारे में जानकारी चाहिए वो दीमक का जानकारी शायद ही कोई देने का कोशिश करता है। सब अपने अपने निजी स्वार्थ के तरीके से जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। फायदा समाज को, परिवार को, देश को नहीं मिलता है, उनको भी जरूर मिल जाता है। कुछ की कोशिश जरूर हुई है, वो कोशिश नाकाम रही है। मेरी भी कोशिश का क्या हासिल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश एक ईमानदार कोशिश है ताकि भविष्य में कोई ना कोई ऐसा वक्त आए जब जनता राजनेताओं को, देश के राजनीति को मजबूर कर सके कि आप देश नीति पर ही राजनीति करोगे तो आपका अस्तित्व बरकरार रहेगा, वरना अब आपका कोई दाल गलने वाला नहीं है। मैं जल्दी से अपने भाग 13 के मुख्य बिंदुओं पर आ जाता हूँ। वामपंथ का साम्राज्य आजाद भारत के बाद प्रांतीय राजनीति का एक पहला उदाहरण बन रहा था। आजाद भारत में कांग्रेस ने भी एक शब्द गरीब, इसका भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी राजनीति को परिवारवाद में इसी के सहारे बदल लिया। इधर वामपंथ भी इसी शब्द का इस्तेमाल एक अलग सोच के साथ किया और इस सोच में उसके साथ पड़ोसी देश के भी सोच शामिल थे और वो पड़ोसी देश आज हमारे दुश्मन के रूप में भी मौजूद है। ये सोच उस देश को भी फायदा, वहां के गरीब को भी फायदा नहीं दिया, भारत में भी गरीब को कोई फायदा नहीं दिया, लेकिन गरीब इस्तेमाल होने का एक कारक बना और उस कारक के कारण वामपंथ बंगाल में स्थापित हुआ और बंगाल का जनता, बंगाल का धरती एक नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हुआ और उसका प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य भागों, अन्य राज्यों पर भी पड़ा। बंगाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बंगाल विचार ने बंगाल में दो तरह के कार्य किए जिसका सीधा प्रभाव देश पर पड़ा। अच्छे और पढ़े लिखे और अग्रसित विचार वाले लोग और टैलेंट बंगाल से देश या विदेश के अन्य भाग में रोजी रोजगार के लिए पलायन कर गए। आत्मनिर्भर राज्य को विकसित करने वाले उद्योगपति भी वहां से गायब होने लगे और पलायन कर गए। बंगाल में रह क्या गया? कलकत्ता और कुछ शहर को छोड़कर जो भी बंगाल के ग्रामीण इलाके थे और जिनको आत्मनिर्भर बनने का उम्मीद था, वो सारे के सारे उम्मीद को छोड़ दिए और गरीबी, बेरोजगारी को ही अपना नियति मान लिए। बांग्लादेश का घुसपैठ और बांग्लादेश का अस्थिरता से एक बहुत बड़ा घुसपैठ हुआ और उस घुसपैठ को हमारे बंगाल में सुरक्षित जगह मिल गया और सुरक्षित जगह ही नहीं मिला, उनको देश में काम करने का, देश के अन्य भागों में फैलने का और कई सरकारी सुविधा का भी सौभाग्य प्रदान किया गया। और इन सब का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि देश के अन्य भागों में कई छोटे छोटे रोजगार जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए होने चाहिए थे, उन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हुआ और वो बांग्लादेशी घुसपैठी वामपंथ के और आज के तृणमूल कांग्रेस के एक फिक्स वोट बैंक है और इस वोट बैंक के लिए वो लोग कुछ भी किए करते हैं और कुछ भी सुविधा देते हैं और उसका दंश कहीं ना कहीं देश भुगतता है और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार आगे की तरफ अग्रसित होते रहा है। लंबे वक्त तक वामपंथ दल का शासन रहा, लंबे वक्त से तृणमूल कांग्रेस का शासन है
और बंगाल का यह प्रयोग सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया है। ये चारों दानों, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कभी भी कम नहीं हो सकते जब तक कि स्वार्थी राजनीति का वजूद रहेगा। और इसी वजूद के कारण ये लोग अपना पंख लगातार फैला के हर किसी को डसते रहते हैं। कांग्रेस और वामपंथ के अनुसरण से 1990 के दशक में प्रांतीय दलों का एक फौज खड़ा हुआ। इस पर आगे के भाग में चर्चा करूंगा। और ये फौज यानी प्रांतीय दलों का फौज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को जिस तरीके से आगे बढ़ाया और जिस तरह की राजनीति करते हैं, ये सोचने से भी एक अजीब एहसास होता है कि हमारे देश में इस तरह के भी राजनीतिक स्वार्थी परिवारवादी दल मौजूद हैं और वो सुखी हैं, जनता आज त्रस्त है। भाग 13 में इतना ही, भाग 14 का इंतजार करें। धन्यवाद।